बिहार के बेगूसराय में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है। इस स्कूल में काम करने वाली एक वार्डन रिंकू देवी एक रोज स्कूल के ही एक कमरे में रहस्यमयी परिस्थितियों में फंदे से लटकती हुई मिलती है। जब लोगों की नजर इस मंजर पर जाती है तो लोग घबरा जाते हैं। स्कूल में इस तरह की वारदात, ऐसी घटना, पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। लोग फौरन पुलिस को इत्तला करते हैं और साथ ही रिंकू देवी की के परिवार वालों को भी इसके बारे में बताया जाता है। रिंकू की 3 बेटियां हैं जो बदहवास भागती हुई स्कूल पहुंचती हैं और जब स्कूल के कमरे में पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि रिंकू देवी का जो शव है वो फर्श पर तकरीबन घुटना मोड़कर बैठने की स्थिति में पड़ा हुआ है, जबकि गले में फंदा भी लटक रहा है। ये सारा मंजर अपने आप में काफी रहस्यमयी है। रिंकू देवी के साथ क्या हुआ? क्या रिंकू देवी ने खुद को खत्म कर लिया या फिर रिंकू देवी की किसी ने जान ले ली? ये एक बड़ा सवाल है। तीनों बच्चियां, तीनों बेटियां रिंकू की, वो रोने चिल्लाने लगती हैं और वो बार बार ये कहती हैं कि ये फैसला जो है उनकी माँ का हो नहीं सकता और ज़रूर उनकी माँ के साथ किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती की है, उनकी माँ की किसी ने हत्या की है। अब पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस पूरे सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना करती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है और फिर पुलिस रिंकू की बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। जांच आगे बढ़ती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समरेंद्र कुमार इस मामले को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो घर के तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, स्कूल के कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं जो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे, सारे सबूतों पर अपनी नज़र निगाह दौड़ाते हैं और आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि रिंकू देवी ने खुद ही अपनी जान ली, यानी उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया। हालांकि मौका वारदात से कोई लास्ट नोट या डेथ नोट पुलिस को नहीं मिला। आमतौर पर ऐसे मामले में जब इंसान खुद को ख़त्म करता है तो पूरी दुनिया को कोई कोई किसी न किसी तरीके से अपनी मौत की वजह बता कर जाता है। ऐसे मामले कम ही होते हैं जिसमें कोई इस तरह का फैसला करे, उठाए और फिर किसी को इसके बारे में ना बताए, वजह कम से कम ना बताए। ऐसा कम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की तफ्तीश में पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कोई फाउल प्ले या मर्डर वाली बात नजर आती, समझ आती। पुलिस ने इस मामले में एक फाइनल रिपोर्ट बनाई और उसे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल कर दिया। ऐसे मामले जिसमें जो आरोपी है अगर उसकी मृत्यु हो जाए और मुकदमा किसी के खिलाफ भी चलने की स्थिति में न रहे तो उस तरह के मामलों में आमतौर पर क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट पुलिस दाखिल करती है। अब इस मामले में चूंकि अपनी मौत की जिम्मेदार खुद रिंकू देवी को ही माना गया और रिंकू देवी इस दुनिया में नहीं थी तो जाहिर है इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट ही लगनी थी। पुलिस की फाइंडिंग के मुताबिक पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रिंकू देवी की जो 3 बेटियां हैं उन्होंने हार नहीं मानी। उनको ये लगा कि ये सरासर नाइंसाफी है, उनकी माँ ऐसा कर नहीं सकती और ये सिर्फ उनकी गट फीलिंग नहीं थी। जब वो मौके पर पहुंची उन्हें बहुत कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें नज़र आई जिसके हवाले से या जिसके आधार पर उन्हें यह लग रहा था कि उनकी माँ की हत्या की गई है। मगर वो पुलिस के जो ऑफिसर हैं समरेंद्र कुमार, उनको बार बार बताती रही, लेकिन समरेंद्र कुमार ने उनकी तमाम शिकायतों को या तमाम जो पॉइंट वो रेज कर रही थी उनको दरकिनार कर दिया और इस मामले को एक ऐसा केस बताया जिसमें रिंकू देवी को खुद ही उनकी मौत का जिम्मेदार माना गया। हार कर रिंकू देवी की तीनों बेटियां पटना हाईकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंची। उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई। कोर्ट ने पूरे मामले को बहुत बारीकी से देखा, जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे उसको कोर्ट ने पढ़ा और पढ़ने के बाद कोर्ट ने यह कहा कि यह मामला जो है वो घनघोर लापरवाही का प्रतीत होता है, इस मामले की जांच दोबारा होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी अनदेखी की गई है और कोर्ट ने इस मामले को, हाईकोर्ट ने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया कि एक आईजी रैंक के ऑफिसर को, विकास वैभव जिनका नाम है, सीनियर आईपीएस हैं, उनको इस मामले की तफ्तीश की जिम्मेदारी दी गई और उन्हें यह भी कहा गया कि वो अपने हिसाब से एक एसआईटी खुद ही कॉन्स्टिट्यूट कर लें जिसमें वो अपने चुनिंदा अफसरों को रखें और इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाएं। विकास वैभव अब इस मामले की जांच शुरू करते हैं। जब तफ्तीश शुरू करते हैं तो पुलिस को, विकास वैभव और उनकी टीम को, जिसमें एक डीआईजी और 3 डीएसपी रैंक के ऑफिसर थे, इसके अलावा भी टीम में लोग थे, इन सारे लोगों को जो सबसे पहले एक सबूत नजर आता है वो आता है इस मौत के फौरन बाद मौका वारदात पर पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपने रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि रिंकू देवी के शव को देखकर यह प्रतीत होता है, यह लग रहा है कि उन्होंने अपनी मौत खुद नहीं चुनी
बल्कि उन्हें मारकर फंदे से लटका दिया गया। यह अपने आप में एक ऐसी रिपोर्ट है जो हवा हवाई नहीं है। कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट अगर कुछ दावा करता है तो जाहिर है उसके पीछे कुछ आधार होता है। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यह दावा अभी नहीं बल्कि 5 साल पहले 2021 में उसी वक्त कर दिया था जिस वक्त रिंकू देवी की लाश बरामद हुई थी। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि मामले के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं समरेंद्र कुमार, उन्होंने इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को सरासर दरकिनार कर दिया, उसकी अनदेखी कर दी और ये बता दिया कि रिंकू देवी ने खुद अपनी मौत चुनी। ये पॉइंट नंबर 1 है। इसके बाद जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गौर किया तो वहां पर भी पुलिस को ऐसा लगा कि शायद इस मामले में सच्चाई की अनदेखी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था एक्सफिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, यानी दम घुटना हैंगिंग की वजह से। अब जब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पुलिस ने बातचीत की और पूछा कि इसका मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते थे, तो उन्होंने ये कहा, देखिए ये दोनों स्थिति में हो सकती है। एक इंसान अगर खुद कोई इस तरह का फैसला करता है तो भी एक्सफिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई उनके गले में फंदा डालकर उन्हें लटका दे तो भी एक्सफिक्सिया यानी सांस रुकने या दम घुटने से मौत हो सकती है। अब पुलिस ने पूछा, पुलिस के अधिकारियों ने, तो इस मामले में सच्चाई कैसे पता चले? तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट जो है वो फाइनली मेडिकल बोर्ड के जरिए अगर आ जाए तो उससे इस सच्चाई का पता चल सकता है। तो इसके बाद जो पुलिस की टीम है उनके पास पहले से ही फॉरेंसिक रिपोर्ट थी जो कत्ल की तरफ इशारा कर रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जो 50-50 वाली बात कह रही थी। अब पुलिस ने मेडिकल एक्सपर्ट्स के एक बोर्ड से राय ली, और जब पुलिस ने राय ली तो एक्सपर्ट्स ने पूरे मंजर को देखने के बाद, फॉरेंसिक रिपोर्ट को देखने के बाद, सीन ऑफ क्राइम की तस्वीरें देखने के बाद एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि यह मामला सिर्फ किसी आदमी ने खुद को हैंग कर लिया वैसा नहीं है, बल्कि यह मामला कत्ल का है, यह मामला मर्डर का है। यह मेडिकल बोर्ड ने अपनी राय दी। मगर रुकिए, सिर्फ ये 2 सबूत ही नहीं थे, अभी और भी कई ऐसे चौंकाने वाली बातें इस तफ्तीश में सामने आई जिसने सारे लोगों का दिमाग घुमा दिया। इस कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे कई जगह फोकस्ड हैं, सर्विलांस करते हैं। मगर जिस दिन ये घटना हुई, इत्तेफाक से उस दिन स्कूल के सीसीटीवी कैमरे स्विच्ड ऑफ थे। और आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जब शव बरामद हो गया, पुलिस सीन ऑफ क्राइम से चली गई, सारे सबूत जुटा लिए गए, उसके 7 घंटे बाद सीसीटीवी कैमरे अचानक फिर से स्विच ऑन हो गए। अब जो पुलिस और खासकर समरेंद्र कुमार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस मामले की जांच कर रहे थे, उनको क्या यह तथ्य भी नजर नहीं आया कि हैरानकुन तरीके से स्कूल में सीसीटीवी कैमरे एक दिन सुबह सुबह ऑफ हो जाते हैं और फिर घटना होने के 7 घंटे बाद फिर से वो स्विच ऑन हो जाते हैं। न तो उन्होंने इस चीज को देखा और न ही स्कूल में किसी से पूछने की जरूरत समझी। सीसीटीवी कैमरा ऑन या ऑफ करने के लिए कौन जिम्मेदार है, उससे भी शायद पूछताछ नहीं हुई। तो ये तो सबूत नंबर 3 है। अब पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही थी, वो उस समय मौका वारदात पर जो भी लोग और मौजूद थे या जिन्होंने घटना को सुनने के बाद वो मौके पर पहुंचे थे, उनसे पूछताछ की। और जब उनसे पूछताछ की तो एक शख्स, एक आदमी का नाम उभर कर सामने आया जो कि बाहर से स्कूल में आया था। इस आदमी का नाम है कौशल कुमार। और कौशल कुमार कोई रैंडम पर्सन नहीं था, बल्कि कौशल कुमार इसी रिंकू देवी का पड़ोसी था जिसके साथ कौशल की लंबे समय से रुपए पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। अब यहां पर धीरे धीरे मोटिव भी साफ होने लगा। एक ऐसा आदमी जो उस स्कूल में आया था, इस बात के सबूत बेशक सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो, लेकिन ऐसे चश्मदीद थे जिन्होंने कौशल कुमार को स्कूल में आते हुए देखा था। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने ये बताया कि जब उन्हें रिंकू देवी की मौत की खबर मिली और वो मौके पर पहुंचे तो स्कूल का एक गार्ड है जिसका नाम है अजीत कुमार बबलू। उस अजीत कुमार बबलू ने उनको उस कमरे में जाने से रोकने की कोशिश की। खुद रिंकू देवी की जो बेटियां हैं, वो जब अपनी माता की मौत की खबर सुनकर वहां पहुंची थी तो उन्हें भी अजीत कुमार बबलू ने रोकने की कोशिश की थी। ये बात भी सामने आई। अब मोटिव धीरे धीरे साफ होने लगा। ये लगने लगा कि शायद इस मामले में कौशल कुमार का कोई ना कोई रोल है, वरना वो स्कूल में क्यों आता। और कौशल कुमार रिंकू का पड़ोसी भी है, रिंकू के साथ विवाद भी चला आ रहा है। अब पुलिस ने रिंकू देवी के मोबाइल फोन की जांच की, साथ ही कौशल कुमार के मोबाइल फोन यानी सीडीआर को भी एक्सप्लोर किया। इन तफ्तीश में यह पता चला कि 15 लाख रुपए को लेकर रिंकू देवी के साथ कौशल कुमार का विवाद चला रहा था। कौशल कुमार ने कोई पीस ऑफ लैंड बेचने के लिए रिंकू देवी से बातचीत की थी और रिंकू ने उसके लिए 15 लाख रुपए कौशल कुमार को दिए थे। लेकिन कौशल जो है ये रुपए वापस नहीं दे रहा था और न ही जमीन का पोजीशन रिंकू को दे रहा था। ऐसे में दोनों के बीच रुपए पैसों को लेकर लगातार झगड़े हो रहे थे, कहासुनी हो रही थी। दोनों के बीच फ्रीक्वेंटली कॉल्स होते थे, चैट्स होती थी। ये सारी चीजें जो है डॉक्यूमेंटेड थी, जो रिंकू देवी के मोबाइल फोन से पुलिस को मिले।
इसके बाद जब फॉरेंसिक रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट को फिर से एग्जामिन किया गया तो उसमें दो तरह की इंजरी सामने आई। एक इंजरी जो एंटीमॉर्टम थी और दूसरी इंजरी जो पोस्टमॉर्टम थी। ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब कोई घटना होने के बाद उसे कोई और स्वरूप या रूप देने की कोशिश की जाए। एंटीमॉर्टम मतलब मौत से पहले हुई चोट या दाग या निशान, एंटीमॉर्टम इंजरी या एंटीमॉर्टम मार्क। गले में एंटीमॉर्टम मार्क थे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जीते जी उनके गले में किसी ने फंदा कसा या फिर किसी ने उनके गले में हाथ से दबाव डालकर उसको स्ट्रेंगुलेट करने या गला घोंटने की कोशिश की। एंटीमॉर्टम मार्क उसी से बना। पोस्टमार्टम मार्क जो है वो तब बने जब गला घोंटकर उनकी हत्या करने के बाद उनके शव को फंदे से लटकाने की कोशिश की गई और लटका दिया गया, जिससे दुनिया को लगे कि रिंकू देवी ने खुद को खत्म कर लिया है। तो इस तरह से गले में एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम दोनों तरह की इंजरी मौजूद थी और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी ये बात विजिबल थी। मगर आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे 7 से 8 बड़े बड़े सबूत, ऐसे सबूत जो चीख चीख कर बता रहे थे कि रिंकू देवी का कत्ल हुआ है, बेगूसराय पुलिस ने और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समरेंद्र कुमार ने इन सबूतों की अनदेखी कर दी। यहां तक कि समरेंद्र कुमार ने जो केस डायरी तैयार की और इस मामले में जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का जिक्र तक नहीं किया और जो भी सुपरवाइजिंग ऑफिसर हैं इस मामले के, डीएसपी होते हैं जो, उनको इसके बारे में बताया भी नहीं। हालांकि डीएसपी को भी इतना इनोसेंट नहीं होना चाहिए जिसमें उनको कुछ पता ही न रहे कि उनके मातहत क्या कर रहे हैं। सुपरविजन का मतलब ही यही होता है कि डीएसपी भी इस चीज़ को एक्सप्लोर करके देखें कि उनके जूनियर ने तफ्तीश कैसे की है। तो अगर इस मामले में समरेंद्र कुमार की भूमिका ऐसी पाई जाती है कि ये लापरवाही नहीं बल्कि डेलिबरेटली की गई पूरे केस की जांच को भटकाने की साजिश या कोशिश है, तो समरेंद्र कुमार के साथ साथ जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे तत्कालीन, उनकी भी भूमिका शक के घेरे में या जांच के घेरे में आती है। खुद इस मामले की जांच को लीड कर रहे आईजी विकास वैभव ने अब ये कहा है कि उन्होंने इस मामले में जो सबूत पाए हैं उसके मुताबिक ये मामला कत्ल का तो है ही। 2 लोगों को, कौशल कुमार को और अजीत कुमार बबलू को, तो पुलिस ने और उनकी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही जो इनसाइडर हैं यानी पुलिस डिपार्टमेंट में उनके जो लोग हैं, जो टीम है, उनकी भूमिका की भी पड़ताल पुलिस करेगी और कर रही है। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक महिला का कत्ल हो जाता है, लाश लटकती हुई मिलती है और उस लाश को इंसाफ पाने के लिए और सच्चाई दुनिया के सामने आने के लिए 5 साल बाद खुद अपने मौत की गवाही देनी पड़ती है। कुछ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के रूप में, कुछ सीसीटीवी कैमरों के रूप में, कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप में, कुछ चश्मदीद के रूप में और कुछ बेटियों के एफर्ट के रूप में। देखिए, बेगूसराय जिले के कस्तूरबा विद्यालय में 4 अप्रैल 2021 को वार्डन रिंकू देवी जी का डेड बॉडी पाया गया था। इसमें उनकी पुत्री के आवेदन पर अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई थी हत्या की। पुलिस ने जब अनुसंधान किया तो शव को इंक्वेस्ट किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में मामला एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग मतलब लटकने के कारण लगाने से मृत्यु होना पाया गया और इसी दिशा में अनुसंधान चलती रही और बाद में पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन पाते हुए इस प्रकार का न्यायालय में समर्पित किया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार भी किया गया। बाद में जब मामला माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचा तो माननीय उच्च न्यायालय में अनुसंधान में अनेक विसंगतियां पाते हुए इस केस का डी नोवो नए सिरे से अनुसंधान करने का आदेश मुझे दिया गया और मुझे अपने अनुसार एक एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया गया। इस आलोक में पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें बेगूसराय के डीआईजी शैलेश कुमार सिन्हा जी, 3 डीएसपी रैंक ऑफिसर जिसमें डीएसपी एसपीओ अशोक झा जी, एसडीपीओ मुजफ्फरपुर अलेवत्स जी, एसडीपीओ बगहा निहार भूषण जी और पटना पुलिस के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार जी और साथ में बेगूसराय के पुलिस इंस्पेक्टर अमित जी सम्मिलित हुए। एसआईटी के द्वारा जब इस घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया 13 जुलाई 2026 को, तो सबसे पहले पाया गया कि घटना के तुरंत बाद फोरेंसिक टीम के द्वारा उस घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और फोरेंसिक टीम के द्वारा ओपिनियन दिया गया था कि घटना का कारण स्ट्रेंगुलेशन। लेकिन तत्कालीन जो आईओ थे उनके द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ही मुख्य रूप से अनुसंधान में अन्य विषयों पर नहीं ध्यान देते हुए इस केस का अनुसंधान बंद कर दिया गया। अनुसंधान में बहुत लापरवाही हुई है, संगति थी, तभी तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसको पुनः जांच करने का आदेश दिया गया। तो इसमें बड़ा स्पष्ट इसमें इस केस के पर्यवेक्षी पदाधिकारियों से भी पूछताछ की गई, उनका बयान लिखाया गया है। उनके द्वारा क्यों ऐसा नेग्लिजेंस हुआ इस पर भी हम लोगों ने बातचीत की है। तो इसमें आईओ की बड़ी घोर लापरवाही सामने आई है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। अब उनकी मंशा क्या थी इस विषय पर हम लोग जांच कर रहे हैं, क्यों ऐसा उनके द्वारा किया गया, क्यों जब साक्ष्य थे उनको इग्नोर किया गया, क्यों इसकी ठीक से जांच नहीं की गई, इन सभी बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। हत्या कैसे की गई थी उसकी? इसमें स्ट्रेंगुलेशन मतलब गला दबाकर गला घोंटकर हत्या की गई और उसके बाद डेड बॉडी को लटका कर
आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया गया। यही बात अनुसंधान में आई है। हम लोगों का, मेरी माँ का 15 लाख रुपए का कौशल कुमार से लेन-देन चल रहा था। ज़मीन के लिए वो पैसा दी थी, लेकिन ना हम लोगों को ज़मीन मिला, ना पैसे मिले। फिर मेरी माँ जिन-जिन से पैसे लिए थे, उन सब का जोर पड़ने लगा मेरी माँ पे। तो उन लोगों का क्या, फिर मेरी माँ ने कौशल कुमार को कहा कि मुझे मेरा ज़मीन दे दो या फिर मेरा पैसा लौटा दो। फिर 4/4/21 को वो पैसा देने का वादा किया था कौशल कुमार ने, और हम लोगों को 1 बजे के दोपहर 1 बजे के आस-पास हम लोगों को सूचना आई कि आपकी माँ ने आत्महत्या कर ली। फिर हम लोग जब मम्मी के स्कूल पे पहुँचे, कस्तूरबा और आवासीय विद्यालय पहुँचे, तो वहाँ पे देखे मेरी माँ का शव फर्श पे लिटाया हुआ है। फर्श पे लिटाया हुआ देखे, और पुलिस प्रशासन और अन्य लोग जो वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी किए थे, वो सब हम लोगों को दिखाए। तो उसमें देखे कि मेरी माँ का शव गले में 2 फंदे का निशान था। एकदम गाढ़ा करके एक निशान था, और एक जो टाँग के गया था, उसका निशान था। तो हम लोगों, और फिर घुटने के बल बैठी हुई थी। तो हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि वो हत्या नहीं किया गया है। ये एक ऐसी कहानी है जो बेहद झकझोरने वाली है, जिसमें 3 बेटियां जो अपनी मां के लिए इंसाफ मांग रही थी लगातार, और आखिरकार उन्हें इस मामले में जीत मिली। लेकिन अभी इस लड़ाई का सिर्फ ये एक पड़ाव है। अभी तो गुनहगार पकड़े गए हैं, आने वाले दिनों में मुकदमा चलेगा। अगर वो वाकई दोषी साबित होते हैं तो फिर उन्हें सजा होगी, तब शायद इस लड़ाई को आखिरी मुकाम मिलेगा। लेकिन अब जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, बेशक 5 साल बाद, री इन्वेस्टिगेशन के बाद, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, उससे ऐसा लगता है कि गुनहगारों को सजा होगी। सबूतों को देखते हुए ये बात तो लगता ही है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।